हेलो एवरीवन। आज डेट है 26 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि राम सेतु को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था थामीराबानी रिवर को लेकर के। तो थामीराबानी रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, हमारे इंडिया के सर्दर्न पार्ट में स्टेट है तमिलनाडु स्टेट, और तमिलनाडु स्टेट की शॉर्टेस्ट रिवर के रूप में फ्लो करती है थामीराबानी रिवर। ये जो थामीराबानी रिवर है इसका ओरिजिन भी तमिलनाडु स्टेट में वेस्टर्न घाट की जो हिल्स है उससे उसका ओरिजिन होता है, और ये कंप्लीटली तमिलनाडु स्टेट में ही फ्लो करती है और फिर गल्फ ऑफ मन्नार में अपने आप को मर्ज करती है। ये थामीराबानी रिवर जो है वो पेरेनियल रिवर है, मीन्स हमेशा इसमें वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो संगम एरा लिटरेचर में भी इस रिवर के बारे में मेंशन किया हुआ है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एट्री जो है उन्होंने मिल करके एक हाई लोकल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ताकि इस रिवर को फिर से रिस्टोर करके एस्टेब्लिश किया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है थामीराबानी रिवर को लेकर के, और आपको ध्यान में रखना है शॉर्टेस्ट रिवर है, कंप्लीटली फ्लो करती है तमिलनाडु स्टेट में और न्यूज में भी बनी हुई थी, तो इसकी जो लोकेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम की एफिकेसी को लेकर के एक पैनल जो है फॉर्म किया है। अब ये जो पैनल है इसको कौन लीड करेंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम ध्यान आपको रखना है क्योंकि बहुत सारी इस तरीके की जो कमेटी बनती है उनको लेकर के भी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कमेटी, ये कमीशन जो है वो क्यों बनाया गया था, किस चीज के लिए इसको बनाया गया था। तो फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी अमरजीत सिन्हा जो है वो इसको लीड करेंगे, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में इसके रिलेटेड जो भी इशू हैं उन सभी को डिस्कस करके फिर एक रिजल्ट जो है वो तैयार किया जाएगा और सौंपा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब किन किन पॉइंट के ऊपर फोकस किया जाएगा इस कमेटी के द्वारा, तो ये कमेटी जो है वो फोकस करेगी कि मनरेगा जो वर्क है, मनरेगा स्कीम के तहत जो वर्क दिया जाता है उसकी कितनी डिमांड है। ओके मतलब कितने लोग चाहते हैं कि उनको जॉब मिले मनरेगा स्कीम के तहत। साथ ही साथ में जो एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स हैं और इंटर स्टेट वेरिएशन जो देखने को मिलता है, कंपोजिशन ऑफ वर्क, इन सभी पॉइंट के ऊपर ये फोकस करेंगे और किस तरीके से जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो मनरेगा स्कीम वैसे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि जो मनी आना चाहिए इसमें, जो भी वर्कर्स हैं उनको मनी देना है, जो भी इसके लिए एक बजट होना चाहिए वो काफ़ी कम लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिस्पर्स किया जा रहा है, जिसकी वजह से न्यूज़ में बनी हुई थी। तो इन सारे पॉइंट्स को फोकस करते हुए ताकि मनरेगा स्कीम जो है वो मोर इफेक्टिव तरीके से काम कर सके, और जिस मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि पुअर्टी एलिविएशन टूल के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में वो लोग जो अनस्किल्ड है और उनको मैनुअल वर्क में इन्वॉल्व करना है, इसके लिए मनरेगा स्कीम जो है वो 2005 में मनरेगा एक्ट जो आया था उसके अंडर इसको लाया गया था, और इसमें डिसाइड किया गया था कि 100 डेज की अनस्किल्ड जो वर्कर्स है उनको एक साल में 100 डेज की जॉब दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको स्टार्ट किया था। ओके तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है मनरेगा स्कीम को लेकर के। अब इसमें क्या रिजल्ट आएगा, किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में इशू ये है कि जैसे कि अगर हम बात करें केरला स्टेट की, तो केरला स्टेट ने इस
ये जो मनरेगा स्कीम है इसको एक एसेट क्रिएशन टूल के रूप में काम किया है और काफ़ी अच्छे इसका यूज़ किया गया है। वहाँ के जो लोग हैं उन वहाँ पर जॉब क्रिएशन में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। लेकिन कुछ स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ पर ये जो स्कीम है उसका अच्छे से यूज नहीं किया गया है पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए। तो इसकी एफिकेसी के ऊपर फोकस किया जाएगा कि कंप्लीटली ऑल इंडिया में इसकी एफिकेसी नहीं है इस स्कीम की, या फिर अगर हम बात करें तो कुछ स्टेट में इसकी एफिकेसी नहीं देखने को मिलती है। अब कुछ टाइम पहले जैसे कि 2015 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मनरेगा स्कीम को एक तरीके से ए लिविंग मॉन्यूमेंट ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट फेलियर, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसके एक अपने स्पीच में इसको लेकर के और इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे कि इकोनॉमिस्ट लाइक जगदीश भगवती और अरविंद पनगरिया, उन्होंने भी इसके बारे में ये बताया गया था कि जिन पुअर लोगों को टारगेट करने के लिए स्कीम लाई गई थी उसमें एक बेटर इंस्ट्रूमेंट के रूप में ये जो स्कीम है वो काम नहीं कर पाई है। तो अब इसमें क्या चेंज होगा, किस तरीके से इसके ऊपर क्या क्या किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, ये पैनल अपनी जो रिकमेंडेशन देगा वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, या देखो महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि महाराष्ट्र हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने क्लियर किया है कि जो भी स्टूडेंट 18 ईयर से अबव है और कॉलेज में है उनको वोटर लिस्ट में अपना जो नेम है वो मैंडेटरी तरीके से जुड़वाना होगा। यहाँ पर जो इमेज है वो डल लेक की है और यहाँ पर बताया गया है कि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी नीचे चला गया है जिसकी वजह से जम सी गई है डल लेक। तो डल लेक की अगर हम बात करें तो श्रीनगर जो है, जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी की कैपिटल है, वहाँ पर लोकेटेड है डल लेक। ये जो डल लेक है इसको श्रीनगर ज्वेल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको इमेज दिख रही है ना, ये है हाउस बोट जिसको शिकारा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो शिकारा है, जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें एक पिटीशन डाली गई कि सेम सेक्स जो मैरिज है उसको अलाउ किया जाए, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 उसके अंडर। ओके, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट का व्यू है उसके बारे में पूछा है, मतलब गवर्नमेंट से क्वेश्चन यहाँ पर किया है कि क्या आप इस पिटीशन के ऊपर आपकी क्या रिकमेंडेशन है, आप क्या आंसर देना चाहते हो। हमारे जो अटॉर्नी जनरल है उनको भी यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। तो देखो ये जो पिटीशन डाली गई उसमें बोला गया कि जैसे कि वो लोग जो अपने जो पर्सनल लॉज हैं, अपने रिलीजन्स के बेसिस पर जो पर्सनल लॉज हैं उनके बेसिस पर शादी नहीं कर सकते, उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर अलाउ किया गया है। तो सेम सेक्स जो मैरिज है उसको भी अलाउ किया जाए, क्योंकि LGBTQ एस जो कम्युनिटी है उसको जो भी राइट्स दिए गए हैं, अगर सेम सेक्स मैरिज को ये अलाउ नहीं किया जाता है तो उनके वो राइट्स जो हैं वो कम्प्लीटली एस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर ये बताया गया इस आर्टिकल में कि 2018 में एक केस हुआ था और ये जो केस है नवतेज जौहर केस, इसमें जो होमोसेक्सुअलिटी जो है उसको डिक्रिमिनलाइज करने किया गया था। ओके, तो यहाँ पर कुछ एडवोकेट है उन्होंने बोला है कि ये सेम वो ही केस है और उसी तरीके से होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के जो इश्यू था वो सेम सेक्स मैरिज में वो ही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये क्या होता है कि कोई भी जैसे कि इंटरकास्ट जो या फिर अदर फेथ, अलग अलग रिलीजन से लोग बिलोंग जो करते हैं उनकी मैरिज जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर होती है, क्योंकि पर्सनल लॉज के अंडर जो है वो कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो ये सारी चीज़ें पहले भी इसको एक्सेस किया गया है, और क्योंकि पुट्टास्वामी केस में जब राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया, तो ये आपकी राइट टू प्राइवेसी है, आपकी मैरिज इन सभी को एक तरीके से इंटरोगेट करना आपकी प्राइवेसी है और आपके पास में फंडामेंटल राइट है। तो इसमें इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो हमारे इंडिया में अलग अलग पॉइंट को एक्सेस करने के लिए अलग अलग लॉ लाए गए हैं। तो यहाँ पर भी जो सेम सेक्स मैरिज है उसको लेकर के भी किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो व्यूज़ है, अपने जो ओपिनियन है वो रखती है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आज है 26 नवंबर और आप सभी को पता है कि आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 2015 से। तो राइटर जो हैं उन्होंने फोकस किया है कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडोप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन
हमने कितने लंबे समय के बाद में उस डेट को रिकॉग्नाइज किया और कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करना हमने स्टार्ट किया 2015 से। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बताया है कि ये बेसिक जो इशू है वो क्यों बना रहा, इसलिए बना रहा कि लोगों में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के अवेयरनेस ही नहीं है। राइटर ने यहाँ पर बताया है कि हम हमारी एक एथिकल वे में हमारी सोसाइटी में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। तो ये हम क्यों कर पा रहे हैं, लोगों में ये है ही नहीं, ये अवेयरनेस है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। आर्टिकल 19 जो है वो हमें फ्रीडम जो है उसको एक्सेस करता है, उसको एस्टेब्लिश करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो राइटर है उनका ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए टाइम टू टाइम हेल्थ के लिए, अदर पॉइंट के लिए स्कीम लेकर के आती है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट किस तरीके से रेगुलेट करेगा उन सभी के लिए उनमें जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं वो एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। तो राइटर ये बोलते हैं कि अभी भी अगर आप क्वेश्चन पूछोगे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के तो एक बेसिक अवेयरनेस नहीं है। जिस तरीके से हर रिलीजन में उनकी इम्पोर्टेंट बुक को वैल्यू दी जाती है, इसलिए इसी तरीके से इंडिया को अपने लेवल पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमें एस्टेब्लिश करना होगा, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद में जब हम इंडिपेंडेंट जब हुए तो हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स है, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन का जो रूल अपनाया था, जो वर्क किया था, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें हर बेसिक प्रोविज़न हमारे लिए लिख रखा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। तो राइटर का ये बोलना है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। हमारी जो पॉपुलेशन है उनको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें क्या क्या बेसिक प्रोविज़न है। ओके, तो फोकस हमें ये करना होगा कि हमारा जो भी करिकुलम है उसमें इसको इंसर्ट किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मैंडेटरी तरीके से, जैसे कि अगर आप देखो तो हम जब छोटे थे तो हमारे एक मोरल साइंस की बुक चलती थी। ओके, नैतिक शिक्षा हिंदी मीडियम में अगर रहे तो नैतिक शिक्षा एक बुक चलती थी। सेम इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंसर्ट किया जाना चाहिए। वो हमारी एक इम्पोर्टेंट बुक है और हाईली एक तरीके से वैल्यूएबल बुक है, और उसको हमें एक प्रेस्टिजियस बुक के रूप में अगर हमें एस्टेब्लिश करना है तो वो तब हो पाएगी जब सभी लोगों में एक अवेयरनेस होगी, पता होगा कि जो भी हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर हो रहा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये सारी अवेयरनेस हमें जो है वो लानी होगी, और कब ला पाएंगे, जब लोगों में अवेयरनेस इस चीज के लिए आएगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर कोप 27 को लेकर के राइटर जो हैं, 2 राइटर, उन्होंने अपने अपने पॉइंट लिखे हैं। राइटर का ये बोलना है कि देखो लॉस एंड डैमेजेस के ऊपर फोकस किया गया है इस आर्टिकल में। अभी कोप 27 की जो मीटिंग हुई इजिप्ट के शर्म अल शेख जो सिटी है वहाँ पर, और इसको एक कोप 27 की जो मीटिंग है इसको कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड भी किया गया था, क्योंकि कंक्लूजन जो होता है एक मीटिंग के बाद में वो नहीं निकल कर के आया था। तो यहाँ पर लॉस एंड डैमेजेस के ऊपर फोकस किया गया कि किस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज इफेक्ट हो रही हैं, तो उनको कंपनसेट किया जाएगा। यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि देखो 2009 में भी इसी तरीके का टारगेट रखा गया था। साथ ही साथ में 2015 की जो पेरिस एग्रीमेंट जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को रखा गया था, लेकिन उसके जो भी सबसेक्शन है उनके कोप 21 पेरिस एग्रीमेंट में जो भी इम्पोर्टेंट लाइन्स थी उनके ऊपर टाइम के साथ में फोकस नहीं किया जा रहा है। तो राइटर का यहाँ पर ये बोलना है कि ये जो भी हमने कंपनसेशन की बात की है, जो भी हमने फंड बनाने की बात की है, जैसे 2009 में कोपेनहेगन में ये फंड बनाने की बात की गई थी, सेम इसी तरीके से कि ऐसे ही हम क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, लेकिन वो फंड जो है वो अभी तक प्रिपेयर नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर एक एम्बिग्यूटी क्रिएट करने के बजाय कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे, कि एम्बिग्यूटी मतलब दोहरापन, कि फंड बनेगा लेकिन रियल में एस्टेब्लिश होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। राइटर ने यहाँ पर बात किया है कि जिस तरीके से एमिशन हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर सभी जिन्होंने जो भी पेरिस एग्रीमेंट में हमने टारगेट लिए थे कि हम 2030 तक इस तरीके से काम करेंगे, वो लास्ट ईयर कोप 26 में जो हमने टारगेट लिया, इंडिया ने भी लिया है, अदर कंट्रीज ने भी अपने टारगेट डिसाइड किए हैं कि
नेट जीरो एमिशन जो है उस टारगेट को हम अचीव करेंगे, तो उसके ऊपर हमें मेजॉरिटी में फोकस करना चाहिए और उसी के बेसिस पर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें निभानी चाहिए, तभी जा कर के एक बेहतरीन रिजल्ट जो है वो एस्टेब्लिश हो पाएगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है तो इसमें यूके के बारे में बताया गया है कि स्कॉटलैंड जो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ को लेकर के यूके का जो कोर्ट है उन्होंने बोला है कि यूके की पार्लियामेंट के बिना जो है वो इस तरीके के डिसीजन नहीं लिए जा सकते। पहली बार फर्स्ट टाइम जो है वो स्कॉटलैंड से एक मिनिस्टर जो है वो बने हैं, उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया है। तो इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि देखो पहले भी 2014 में इस तरीके का वोटिंग करवाई गई थी जिसमें मैक्सिमम लोगों ने यूके के साथ रहना ही पसंद किया था, तो बार बार उसी पॉइंट को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके की इंस्टेबिलिटी वहाँ पर पॉलिटिकल लेवल पर देखने को मिल रही है यूके में, उसी के बेसिस पर ये जो इशू है उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत थी। जो भी प्रॉब्लम है कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर, जैसे मेजर जो पॉइंट है वो यूरोपियन यूनियन से जो बाहर निकलने का जो ब्रेग्जिट जो था उसको लेकर के ज़्यादा इशू देखने को मिला, क्योंकि स्कॉटलैंड के ज़्यादातर लोग ये चाहते थे कि यूरोपियन यूनियन में हमें बने रहना चाहिए। तो उसी के बेसिस पर ये जो इशू है वो देखने को मिला कि जब हमारी वॉइस को ही यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है तो हमारी इंडिपेंडेंसी जो है वो हमें इंश्योर करनी होगी। तो यहाँ पर फोकस ये करना चाहिए कि इंडिपेंडेंस जो है स्कॉटलैंड की वो इम्पोर्टेंट है, और लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ की इंस्टेबिलिटी है जो है उसके ऊपर फोकस करके ये सारे इशू को टैकल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर यहाँ देखिए लचित बोरफुकन जो है उनकी ब्रेवरी को यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट किया है। उनकी 400 बर्थ एनिवर्सरी जो है उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। 16th सेंचुरी के असम के जनरल थे वो, और उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हमारी कंट्री की, हमारी नेशन की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि लचित बोरफुकन जो है उनकी लाइफ से हमें एक लेसन लेना चाहिए कि जो नेशन है वो सुप्रीम है, ना कि हमारी डायनेस्टी। तो यहाँ पर इनके बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं लचित बोरफुकन को लेकर के। देखो जो हमारा आसाम जो क्षेत्र है, वो आसाम जो एरिया है, वहाँ पर अहोम डायनेस्टी जो है उन्होंने 600 ईयर तक, लगभग 600 ईयर तक वहाँ पर उन्होंने रूल किया था। ओके, और ये जो अहोम डायनेस्टी है इसी से बिलोंग करते हैं लचित बोरफुकन। तो 1671 में यहाँ पर एक बैटल ऑफ सराय घाट होती है, बैटल ऑफ सराय घाट। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था लचित बोरफुकन का। देखो मुगल जो एम्पायर है उन्होंने अपने आप को एक्सटेंड करने के लिए नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, तो उन्होंने इस एरिया के ऊपर अपना एक तरीके से रूल एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पर फोकस किया। तो इस टाइम जो है असम के जनरल थे लचित बोरफुकन। तो बैटल ऑफ सरायघाट जो है वो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र रिवर की जो वैली है उसके बैंक पर लड़ी गई थी, मतलब एक तरीके से नेवल वॉर थी, नेवल बैटल थी। ओके, तो उस बैंक के ऊपर इसको लड़ा गया, और वहाँ पर बैटल ऑफ सरायघाट जो है वो लचित बोरफुकन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको मेंटेन किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुगल एम्पायर जो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम स्ट्रॉन्ग लेवल पर एस्टेब्लिश था, उसके सामने भी यहाँ पर लचित बोरफुकन जो है उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। ये जो लचित बोरफुकन है इन्हीं के नाम पर 1999 से नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वहाँ पर जो भी बेस्ट कैडेट रहता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है इन्हीं के नाम पर। ओके, ये जो अहोम डायनेस्टी की जो हमने बात की, इसको 1228 में चाओलोंग सुक्पा जो है उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लचित बोरफुकन को लेकर के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 400 उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। और हमारे जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में, और अगर हम यूपीएससी की बात करें तो प्रीलिम्स में भी इनको लेकर के आपको बेसिक जो फैक्ट्स है वो पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ देखिए,
देखो वंदे भारत जो ट्रेन वो हमारे इंडिया में जो प्रोड्यूस की जा रही है, इसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है कि रेलवे जो है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन ट्रेन का एक्सपोर्ट किया जाए, और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि 2024-25 में जब ये बनकर के कंप्लीट हो तो इनको अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट इनको किया जाए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए। देखो चाइना में कोविड की वजह से काफ़ी एक तरीके से अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रिक्ट लेवल पर वहाँ की जो पॉलिसी है, कोविड पॉलिसी, वो वहाँ पर एप्लीकेबल कर रखी है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि चाइना में जो एप्पल फ़ोन की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पर भी वहाँ के जो वर्कर हैं वो वहाँ से निकल के बाहर चले गए। फिर जो नए वर्कर आए उनमें भी वेजेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिले। तो ये जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है वहाँ इसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो इसके ऊपर चाइना को फोकस करना चाहिए, और कुछ फ्रीडम जो है या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर कुछ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा फ्री लेवल पर हमें उनको चाइना को एस्टेब्लिश करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो अपनी फ्रीडम को थोड़ा सा अपने लेवल पर जो है वो सर्वाइव कर पाए। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।